नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था कि जो हमारा भूपृष्ठ है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है महाद्वीपीय भूपृष्ठ यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में हमने स्टडी किया था, और हमने समुद्री भूपरपट्टी यानी कि ओशनिक क्रस्ट के बारे में हमने स्टडी किया था। सो आज हम स्टडी करेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो प्रमाण है, यानी कि जैसे हम आज जो स्टडी करेंगे कि घनत्व पर आधारित जो प्रमाण है, ठीक है, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट है, पहले मैं बता देती हूँ घनत्व मतलब क्या होता है, डेंसिटी। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि भूपृष्ठ की अधिकांश जो चट्टानें हैं वो अवसादी हैं। अवसादी मैंने आपको बताया था, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी कि जो हमारा भूपृष्ठ है तो उसका भूपृष्ठ का हमारी क्रस्ट है उसका अधिकांश भाग जो है वो अवसादी चट्टानों से बना है। और इनकी जो मोटाई है, इनकी जो अवसादी चट्टानें हैं, इनकी जो मोटाई है लगभग कितनी है, 800 से 1600 मीटर मानी जाती है। आई रिपीट, जो हमारा भूपृष्ठ है, तो भूपृष्ठ यानी कि जो हमारा ये क्रस्ट है, ठीक है, तो इसका जो अधिकांश जो भाग है वो अवसादी चट्टानों का यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से बना है, जिनकी मोटाई 800 से 1600 मीटर मानी जाती है। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो हमारे 11th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई गई हैं, मैं सिर्फ उतनी चीज़ें बता रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 है, जबकि भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों का घनत्व है 2.7 ही है, ठीक है। यानी कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5। आप इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो जो हमारी पृथ्वी है इसका घनत्व कितना है, 5.5। और जो हमारी अवसादी चट्टानें, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि भूपृष्ठ का जो अधिकांश भाग है वो अवसादी चट्टानों का बना है, तो उन अवसादी चट्टानों का घनत्व कितना है, 2.7 ही है। पृथ्वी का कितना है, 5.5, और अवसादी चट्टानों का कितना है, 2.7। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा कि ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का घनत्व 3 से 3.5 होता है। यानी कि जब हमारा वॉल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उससे जो पदार्थ निकलते हैं तो उनका जो घनत्व होता है वो 3 से लेकर लगभग 3.5 घनत्व, मतलब इतना होता है, 3 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे इतना होता है, ठीक है। तो जो हमारे घनत्व पर आधारित जो प्रमाण मिले हैं उसके बेसिस पे जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने क्या माना कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो भारी पदार्थों से बना है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि भूपृष्ठ की अधिकांश चट्टानें अवसादी हैं, जिनकी मोटाई 800 से 1600 मीटर मानी जाती है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, जबकि भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों का घनत्व केवल 2.7 ही है। ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का घनत्व 3 से 3.5 होता है। जो हमें ये प्रमाण मिले हैं इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जो हमारे पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग जो है वो कठोर पदार्थों से या भारी पदार्थों से निर्मित है। अब जो है हम बात करेंगे दबाव पर आधारित प्रमाण के बारे में। इससे पहले हमने स्टडी किया कि घनत्व पर आधारित जो प्रमाण थे, अब हम बात करेंगे दबाव यानी कि प्रेशर पर, ठीक है। तो देखिए, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है अनुमान है कि, यानी कि एक अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर पदार्थों का भार बराबर बढ़ता जाता है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, मतलब ये धरातल है, तो जैसे जैसे हम इसके इंटरनल पार्ट में जाते रहेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि इसका जो पदार्थों का जो भार है, वेट जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और कुछ वैज्ञानिकों का क्या मत है कि भीतरी भाग के पदार्थ जो होते हैं, यानी कि जो इंटीरियर जो पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग है तो वो भी जो अंदर के जो भाग के जो पदार्थ हैं वो भारी तत्वों से, और ऊपरी परत के पदार्थ जो हैं वो हल्के पदार्थों से निर्मित है। हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो भारी पदार्थों से बना है, और जो ऊपरी परत के जो पदार्थ हैं वो हल्के पदार्थों से निर्मित है। ये भी कुछ विद्वानों का मत है। अब आप इसको खुद से भी देख सकते हो कि कोई भी भारी चीज़ होती है तो वो नीचे की तरफ जाती है,
है ना, और जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर आती है। तो ऑब्वियसली जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जो भारी पदार्थ होंगे वो नीचे की तरफ चले गए होंगे और जो हल्के थे वो ऊपर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, तो इसमें भी क्या है कि कुछ विद्वानों का क्या मत है, विद्वान या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक, तो इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि प्रत्येक चट्टान की एक ऐसी सीमा होती है। ठीक है, ये कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो हर चट्टान होती है, तो हर चट्टान की एक कोई ऐसी सीमा होती है जिससे आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता है। चाहे उस पर कितना भी दबाव, यानी कि हम उस चट्टान पे कितना भी प्रेशर डालते हैं, लेकिन उसका जो घनत्व उतना का उतना ही रहता है। आई रिपीट कि कुछ वैज्ञानिकों का क्या मत है कि हर चट्टान की अपनी एक सीमा होती है कि अगर उस पर कितना भी दबाव लगाया जाए, कितना भी प्रेशर हो, लेकिन उसका जो घनत्व होता है वो नहीं बढ़ता उससे ज़्यादा। ठीक है, तो यही कहा है कि प्रत्येक चट्टान की एक ऐसी सीमा होती है जिससे आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता, चाहे उसका दबाव कितना ही अधिक क्यों ना हो। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिकों का क्या मत है कि जो हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे हमारे इस दबाव पर आधारित प्रमाण के बारे में। तो हम इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अनुमान है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर पदार्थों का जो भार होता है वो बराबर बढ़ता जाता है। सेकेंड है कि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि भीतरी भाग के पदार्थ भारी तत्वों से और ऊपरी परत के पदार्थ हल्के पदार्थों से निर्मित हैं। थर्ड है कि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक चट्टान की एक ऐसी सीमा होती है जिससे आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता, चाहे उसका दबाव कितना ही अधिक क्यों ना हो। ठीक है, तो इस आधार पर जो हमारे वैज्ञानिक है उनका मत है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो लोहा और निकल जैसे पदार्थों से बना है। ठीक है, अब जो है हम स्टडी करेंगे तापमान पर आधारित प्रमाण के बारे में, यानी कि तापमान के आधार पर जो हमें प्रमाण मिले उसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आग्नेय चट्टानें, ज्वालामुखी पर्वत, गर्म जल स्रोतों, खदानों में उष्णता मतलब होता है गर्मी या तापमान, हीट। ठीक है, तो उसके आधार पर यहाँ अनुमान लगाया गया है कि जो भी हमारे आग्नेय चट्टानें थी, ज्वालामुखी जो पर्वत है, गर्म जल स्रोत है और खदानों में जो उष्णता यानी कि जो गर्मी थी या हीट थी, तो उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है, कि जैसे जैसे हम धरातल से अंदर की ओर जाते हैं तो जो तापमान होता है उसमें वृद्धि होती जाती है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। और ये अनुमान लगाया गया है कि हर 32 मीटर पर, यानी कि जैसे ये धरातल है हमारा, तो इस धरातल से जैसे ही आप 32 मीटर की गहराई पर आएंगे तो आपका हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। आई रिपीट, धरातल से प्रत्येक 32, जैसे यहाँ से यहाँ तक 32 मीटर हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया, फिर उससे नीचे आप गए 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ गया। ठीक है, सो ये बताया गया कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और इस अनुमान से, यानी कि जो ये अनुमान लगाया गया है, इसके बेसिस पे क्या बताया कि पृथ्वी के 96 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि जब हम 96 किलोमीटर की गहराई पर जब हम अंदर पहुंच जाएंगे तो इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी तापमान की कि वहां पर उपस्थित जो भी चट्टान है, जो भी खनिज है, वो अपनी ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकते हैं, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, आई रिपीट, तापमान पर जो ये आधारित प्रमाण है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आग्नेय चट्टान जो होती है हमारी, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स, ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनो माउंटेन्स हो गए हमारे, जो गर्म जल स्रोत होते हैं, और जो खदान है, तो खदानों, इन सब चीज़ों से जो भी हमें उष्णता के आधार पर, यानी कि वहाँ की जो हीट थी, तो उस हीट के आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि ये अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है।
ठीक है, यानी कि जैसे आप धरातल से 32 मीटर की गहराई पर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया, फिर आप 32 मीटर की गहराई पर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया। तो इस आधार पर, यानी कि जो ये अनुमान लगाया गया है, तो इस आधार पर क्या बताया गया कि पृथ्वी के 96 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि कोई चट्टान अथवा खनिज ठोस अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो ये था हमारा तापमान पर आधारित प्रमाण। अब जो है हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी क्रिया पर आधारित प्रमाण के बारे में, यानी कि जो ज्वालामुखी का क्रिया मतलब कि वॉल्केनो इरप्शन होता है, उसके बेसिस पे जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जब आप देखते हो जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उस समय द्रव लावा का निकलना इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय पिंड द्रव अवस्था में है, यानी कि जो वो लावा निकलता है वो एक लिक्विड फॉर्म में निकलता है, द्रव अवस्था में निकलता है। तो इस बेसिस पे क्या अनुमान लगाया गया कि जब वो द्रव अवस्था में निकल रहा है तो ऑब्वियसली पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव अवस्था में है। लेकिन बात ये भी कही गई कि अगर पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में होता, ठीक है, अगर पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में होता, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित अवश्य होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे दो बात कही गई है। यहाँ पे ये कहा गया है, पहली बात ये कही गई है कि जब हमारा ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो उसमें से लावा निकलता है तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो इस बेसिस पे एक प्रमाण लगाया गया कि हाँ, मतलब कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो द्रव अवस्था में। लेकिन यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि अगर पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो होता वो द्रव अवस्था में अगर होता तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित अवश्य होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब जो हम पढ़ रहे हैं भूकंप विज्ञान पर आधारित प्रमाण के बारे में, ठीक है। सो पहला पॉइंट है हमारा कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। तो जब आप जानते हैं कि जैसे भूकंप आता है तो हमारे जो 3 वेव्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंड वेव्स होती है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बात करते हैं बाद में, लेकिन भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन होता है वो हम सिस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। फिर है भूकंप की लहरें जिन जिन भागों में पहुंचती है उन्हें भूकंप क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जैसे ये कोई लहरें हैं, जो ये इसकी भूकंप की लहरें, तो ये जितने भी पार्ट को कवर करेगी, ठीक है, जिस जिस भाग से होकर गुजरेगी ये लहरें, उस क्षेत्र को भूकंप क्षेत्र कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि भूकंप लहरें 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? पहली है हमारी प्राथमिक तरंगी, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइमरी वेव्स। सेकंड है हमारी द्वितीय तरंगी, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। और थर्ड है हमारी धरातलीय तरंगी, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंड वेव्स, ठीक है। इन जो ये तरंगे हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमने जो प्रमाण थे, हमने घनत्व के बारे में पढ़ा कि घनत्व पर आधारित प्रमाण के बारे में पढ़ा, तापमान पर आधारित जो प्रमाण थे उसके बारे में पढ़ा हमने, भूकंप विज्ञान के बारे में, ज्वालामुखी जो क्रिया होती है उसके आधार पर जो प्रमाण थे उसके बारे में हमने स्टडी किया। सो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हम इसमें पढ़ रहे हैं भूकंप विज्ञान पर आधारित प्रमाण। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से किया जाता है। भूकंप की लहरें जिन जिन भागों में पहुंचती हैं उन्हें भूकंप क्षेत्र कहते हैं। भूकंप लहरें 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगे, जिन्हें कि इंग्लिश में हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। सेकंड है द्वितीय तरंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और थर्ड है हमारी धरातलीय तरंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में लैंड वेव्स कहते हैं। सो ये आज के वीडियो के लिए इतना इनफ है, और इन वेव्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।